नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों संसद के सदन में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां पर विपक्ष लगातार महंगाई जैसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता सदन में दिग्गज नेता की ओर से राष्ट्रपति पद पर नए बैठे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने पर बवाल मचा दिया। हालांकि उस नेता ने बार बार अनेक मंच से इस बात को स्वीकारा कि उससे गलती हुई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की, खास करके उनकी महिला नेत्री, इसे भारत के तमाम आदिवासी महिलाओं की अस्मिता से जोड़कर देश की जनता के सामने लगातार परोस रही थी कि देखो कांग्रेस कितनी महिला विरोधी है, कितनी आदिवासी महिला विरोधी है। यही नहीं, पूर्व राज्यपाल, कई महत्वपूर्ण ओहदे पर रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को गरीब महिला भी करार दिया, वह भी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। दोस्तों, आज जब ये मुद्दा थोड़ा शांत हुआ है तो अब इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस मामले में दो बातें हुई है। वो दोनों ही बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस नेता के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप है। पहला, राष्ट्रपति पद पर जब से एक महिला बैठी है तब से कांग्रेस पार्टी लगातार महिला विरोधी बातें कर रहा है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि इससे पहले तमाम राष्ट्राध्यक्ष पुरुष हुए हैं और उन सबको राष्ट्रपति ही बुलाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर गलती से राष्ट्रपत्नी कह दिया गया तो ये एक महिला का अपमान हुआ, अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी महिला लीडर्स। तो ऐसे में जब देश इससे पहले तमाम पुरुष राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रपतियों का सामना किया है, तो क्या वो सभी राष्ट्रपति इस देश की तमाम महिला के एकलौते पति थे? ये मेरी सोच नहीं है। जिस सोच के अंतर्गत आज गलती से एक कांग्रेस लीडर के द्वारा एक महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहे जाने पर इस तरीके से बवाल मचाया जा रहा है, तो क्या उसी सोच के अंतर्गत ये नहीं सोचा जाना चाहिए था कि हम राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं वह राष्ट्रपति कैसे है, वह कैसे देश की तमाम महिलाओं का पति हो जाएगा? और इनका मुंह उस वक्त तो नहीं खुला जब इनके पार्टी के एक कॉमेडियन, पूर्व महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का नाम लेकर देश की महिलाओं के बारे में घटिया बयानबाजी करता है। मैं बात राजू श्रीवास्तव की कर रहा हूं। आप सबने उसका वीडियो देखा नहीं, लेकिन उस पर इनका मुंह नहीं खुलेगा। और दोस्तों, जो लोग कांग्रेस को आदिवासी विरोधी कहते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो पिछले दिनों पोस्ट किया हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस देश में आदिवासियों का, आदिवासी बेटियों का, आदिवासी महिलाओं का असली दुश्मन कौन है, कौन उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। मेरा दावा है आपके होश उड़ जाएंगे जिस तरीके से आदिवासी बेटियों के साथ गलत व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। इनकी हिम्मत है स्मृति ईरानी और मैडम फाइनेंस मिनिस्टर की उस मामले पर एक शब्द कह सके। ये लोग महिला की बात करेंगे, आदिवासी महिला की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे। अरे ये लोग तो तब भी नहीं कहे थे जब हाथरस में बेटियों की जिंदगी के साथ क्या किया गया। इन लोगों ने तो तब भी नहीं कहा था जब इनके ही नेता, पूर्व मंत्री चिन्मयानंद ने किस तरीके से एक बेटी के साथ कुकृत्य किया था। दोस्तों, इन लोगों ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा था जब इनके ही पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बेटी के इज्जत के साथ ना सिर्फ खेला, बल्कि उसके द्वारा FIR करने के बाद उसके पूरे परिवार को मिटा दिया, लेकिन इनके मुंह से चू तक नहीं निकली। ये बात करते हैं, ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं बेटी विरोधी होने का, महिला विरोधी होने का और आदिवासी विरोधी होने का। उस वीडियो को अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे जस्ट इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उस वीडियो को पूरा देख के बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपने पूरा वीडियो देखा और अब भी आपको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। खैर, एन के एन प्रकारेण कल सदन में महंगाई पर चर्चा हुई। आज कोविड के बाद दुनिया में
प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में। यह सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? इस दौरान आप सबको पता है कि पिछले कई महीनों से, जब से कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इवन मोदी जी खुद, देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का ढिंढोरा बजाया है और बजवाया है। ऐसे में आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, मनमोहन सिंह सरकार में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ये कोई भारत सरकार की, तब की मनमोहन सरकार की ये रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट पर आज भी मोदी सरकार कई बार रुदाली करता है तो कई बार डंका बजाता नजर आता है, क्योंकि तब उनके मन की बात सामने होती है। जब इतने प्रतिशत लोगों को मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी रेखा से उबारा गया, तो ऐसे में आज नरेंद्र मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देने का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं और उसके साथ गरीब शब्द भी जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो स्वीकार नहीं रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेला है? दोस्तों, मुझे लगता है कि उनके इस माइलस्टोन के लिए उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। जिस भारत को उन्होंने अनेक समस्याओं से उबारने की जिम्मेदारी लेकर अपने हाथ में बागडोर मांगा था और देश की जनता ने दिया भी, आज उस भारत का क्या हाल किया है? दोस्तों, आप सबको पता नहीं होगा, जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का साझा कार्यक्रम शुरू किया था, साइन किया था। तब से ही मोदी जी बुलेट ट्रेन पर सवार हैं। परंतु अफसोस की बात देशवासियों के लिए तो ये है ना, बुलेट ट्रेन पर चढ़े हुए तो हैं, लेकिन देश के विकास के लिए नहीं, देश के विनाश के लिए। कोरोना काल से पहले 50 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी इस देश को चपेट में लिए हुई थी और आज तो और भी हालात खराब है। जो मोदी सरकार 2-2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके सत्ता में आई, आज ना जाने कितने करोड़ लोगों के रोजगार छीनने का अकेला कारण बन चुकी है। और ऐसी विकराल बेरोजगारी पर इनके द्वारा लादी गई महंगाई आग में पेट्रोल का काम कर रही है। लगातार देश की जनता की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर जनता की बात छोड़ भी दें तो देश की इकोनॉमी, जिसे ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था, ढिढोरा पीटा था, देश की जनता को, देश के तमाम लोगों को तब से ही शंका थी, लेकिन इस शंका को बल दिया इस सरकार ने। आज वो इकोनॉमी जो कभी $3 ट्रिलियन के आसपास की हुआ करती थी, आज सिकुड़ कर 2 से $2.5 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये बात जीडीपी की करते हैं। देश में वैकेंसी की कोई आता पता नहीं है। किसान आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉलर के सामने रुपये दम तोड़ता नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की कलाकारी करके, देश के तमाम मुद्दे को बरगला करके अपनी छाती लगातार पीटते रहते हैं। अपने गोदी मीडिया एंकर और एक्ट्रेस के सहारे ये दिन रात लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे रहते हैं। और इन सभी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए देश में धार्मिक उन्माद का एक अलग ही वातावरण है। लेकिन इस बीच एनएसएस श्री अजीत डोभाल ने क्या कहा, मैं आपके सामने वो रखता हूं। कट्टरपंथी ताकतों पर बोले डोभाल, कुछ लोग धर्म के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं तो कहता हूं कि अजीत डोभाल जी, आप महत्वपूर्ण पद पर हैं, आपको बिल्कुल चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप बोल पाएंगे? शक तो इस बात पर है। दोस्तों, आगे वो क्या कहते हैं जरा वो देखिए। एकता के लिए धर्म गुरु मिलकर काम करें। डोभाल ने कहा कि कुछ लोग हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर दुश्मनी पैदा करते हैं। यह पूरे देश को प्रभावित करती है।
यही माहौल देश के बाहर भी फैल रहा है। दुनिया में संघर्ष का माहौल बन रहा है। उससे मुकाबले के लिए देश की एकता बनाए रखनी जरूरी है ताकि हम सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ सकें। इसके लिए धर्म गुरुओं को मिलकर काम करना होगा। लेकिन NSS श्री अजीत डोभाल जी, देश में धर्म की राजनीति, धर्म की घिनौनी राजनीति कौन कर रहा? क्या मुझे आज आपको ये बताना होगा? और क्या आप उनके ऊपर कुछ एक्शन ले पाएंगे? श्रीमान, इस देश को धार्मिक उन्माद के लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं होती अगर देश में दो धर्मों के बीच सत्ताधारी पार्टी के द्वारा गढ़ी गई खाई को लगातार चौड़ा नहीं किया जाता। आप कहाँ छिप जाते हैं जब एक बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के एक खास धर्म को टारगेट करती है, उसके खिलाफ लगातार जहर उगलता है, तब आप कहाँ छिप जाते हैं? अपने संकीर्ण धार्मिक सोच के कारण अलग अलग टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। वो आज किस धर्म का भला करने निकले हैं? माफ कीजिएगा, आपके कुचक्र में फंसकर यह देश लगातार बर्बाद हो रहा है। आज इस देश को किसी धर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आपसी भाईचारा की। और वो भाईचारा, इसका संदेश हमारे पूर्वजों ने, गांधी और बुद्ध जैसी शख्सियतों ने हमें देकर गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि PM मोदी को छोटे छोटे बच्चों ने महंगाई पर आईना दिखाया है। बच्चों ने लिखा है, मेरी पेंसिल, रबर, मैगी महंगी हो गई। प्यारे बच्चों, तुम किसे ये बात कह रहे हो? जिस व्यक्ति को आपके इस महंगे पेंसिल, रबर और महंगी मैगी से कोई मतलब ही नहीं है। जो व्यक्ति एक बार जरूरत की तमाम चीज़ों पर GST नहीं लगाने के नाम पर डंका बजाता है, वोट लेने के चक्कर में वाहवाही लूटता है, और दूसरे ही वक्त इन तमाम चीज़ों पर GST लगाकर चुप्पी साध लेता है, ये वही व्यक्ति है बच्चों, जब देश में आग लगती है धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, देश जलता होता है, तब ये व्यक्ति चुप हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप सबके भी सेल फोन पे एक मैसेज पिछले दिनों आया होगा, हर घर तिरंगा। इस बार 15 अगस्त में हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे कि देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति जगे। दोस्तों, ये काम वो व्यक्ति कर रहा है जिसके अपने शैक्षणिक संस्थान, जहां उसकी परवरिश हुई है, प्राथमिक शिक्षा हुई है, उस संस्थान ने लगभग आज़ादी के 50 साल तक तिरंगा को अपनाया ही नहीं। सोचिए, जिस तरीके से आज हर घर तिरंगा फहराने की वकालत की जा रही है, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, उस वक्त ये मैसेज नहीं दिया जा सकता है जब देश जल रहा होता है, जब देश में दंगे फैल रहे होते हैं, जब देश में दो धर्मों के बीच खाइयाँ और चौड़ी होती रहती है। क्या प्रधानमंत्री के पास प्लेटफॉर्म नहीं है? हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक रैली करने जाते हैं तो देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स उनके हर बात को दिन भर नहीं बल्कि 2-2 दिन तक उनके स्टेटमेंट को चलाते रहता, उस पर विश्लेषण करता रहता, उनकी पेट ठोकते रहता। लेकिन क्या इतनी महत्वपूर्ण बात, जब देश की एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, जब उस पर चोट लग रही हो और प्रधानमंत्री की ओर से चुप्पी, बहुत असहनीय होती है। मैं पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री उस वक्त एक आवाज उठाए कि इस देश को धर्म के नाम पर तोड़ना बंद करो, ये लड़ाइयाँ तुरंत बंद होनी चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करो, बिना कोई जाति, बिना कोई धर्म और बिना कोई पार्टी देखे, तो क्या ये दंगा, ये फसाद, धर्म के नाम पर नंगा नाटक देश में बंद नहीं होगा? लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के लिए मनोबल चाहिए जो हमारे देश के तमाम शीर्षस्थ नेताओं के पास नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए कन्हैया कुमार ने बड़ा अच्छा कहा, जिनको भाजपा का नशा चढ़ा हुआ है उनको गुजरात में ड्रग्स और नकली शराब का कारोबार नहीं दिखता। खैर, नशा कैसा भी हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। मैं अपनी तरफ से देश के उन तमाम मोतियाबिंद ग्रसित लोगों से कहना चाहता हूँ, नशा एक दिन आपका भी उतर जाएगा।
दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।